जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी साइंस सेट 10 के डिस्कशन की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने ग्रुप डी साइंस सेट 9 का डिस्कशन देखा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग 10 की बात करेंगे। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगी, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि चांदी का आपेक्षिक घनत्व 10.8 है, पानी का घनत्व 10⁻³ kg/m³ है, SI मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा। याद कीजिए, मैंने आपको ये क्वेश्चन पीछे के वीडियो सेशन में भी बताया था, लेकिन वहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा था, वहाँ पे आपसे चांदी का आपेक्षिक घनत्व पूछा जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, तो सर यहाँ पे चांदी का आपेक्षिक घनत्व दिया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है कि चांदी का घनत्व क्या होगा। मेरे मित्र, आपके क्वेश्चन में डाटा क्या दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है कि चांदी का आपेक्षिक घनत्व कितना है, आपेक्षिक घनत्व कितना है, तो सर 10.8 दिया हुआ है। साथ ही साथ जल का घनत्व कितना दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में जल का घनत्व 10⁻³ kg/m³ दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि चांदी का घनत्व क्या होगा, चांदी का घनत्व क्या होगा। मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि सर आपने पीछे के वीडियो सेशन में बताया था कि आपेक्षिक घनत्व इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, तो आपेक्षिक घनत्व इक्वल टू फार्मूला होता है वस्तु का घनत्व बटा जल का घनत्व, बटा जल का घनत्व। ये क्या होता है सर, आपेक्षिक घनत्व या फिर सापेक्षिक घनत्व के लिए फॉर्मूला होता है। आप सभी कहेंगे कि सर अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से इस चीज़ को समझे तो हम सभी ये भी कह सकते हैं कि सर यहाँ पे चांदी का आपेक्षिक घनत्व इक्वल टू क्या हो जाएगा, चांदी का घनत्व, वस्तु की जगह कौन आ जाएगा सर, चांदी आ जाएगा, और चांदी का घनत्व बटा जल का घनत्व हो जाएगा। मेरे मित्र, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग इसी फॉर्मूला को कुछ ऐसे लिखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि सर चांदी का जो आपेक्षिक घनत्व होगा, चांदी का जो आपेक्षिक घनत्व होगा वो क्या हो जाएगा, तो सर चांदी का घनत्व अब बटा जल का घनत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जल का घनत्व हो जाएगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि चांदी का घनत्व क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर आसानी से बना लेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में सारा डेटा दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, चांदी का आपेक्षिक घनत्व कितना दिया हुआ है, तो गुरुजी 10.8 दिया हुआ है। 10.8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर चांदी का घनत्व बटा जल का घनत्व हो जाएगा। तो चांदी का घनत्व तो आपसे पूछा ही जा रहा है, और जल का घनत्व आपके क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, आप सभी कहेंगे सर 10⁻³ दिया हुआ है। मेरे मित्र, जरा सा आप ये बताओ कि जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि सर चांदी का घनत्व इक्वल टू क्या हो जाएगा, चांदी का घनत्व इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10.8 × 10⁻³ kg/m³, या kg/m³ को ही हम लोग कैसे लिखते हैं, तो गुरुजी इसको हम लोग kg m⁻³ लिखते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि आपेक्षिक घनत्व का यूनिट क्या होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि आपेक्षिक घनत्व जो है ये क्या है, ये एक शुद्ध संख्या है। आपेक्षिक घनत्व क्या है सर, एक शुद्ध संख्या है, इसीलिए इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि रिलेटिव डेंसिटी यानी कि आपेक्षिक घनत्व का कोई भी यूनिट नहीं होता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि घनत्व इक्वल टू क्या होता है, तो मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटा आयतन। और नो डाउट आप सबों ने कई दफ़ा इस चीज़ को याद करा होगा कि आपका जो डेंसिटी होता है वो किसके रेशियो के बराबर होता है, तो सर मास और वॉल्यूम के रेशियो के बराबर होता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को क्या कहा जाता है, घनत्व कहा जाता है। और अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि घनत्व का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो आप सभी कहेंगे कि सर द्रव्यमान को हम लोग केजी में मापते हैं और वॉल्यूम को हम लोग m³ में, तो kg/m³ क्या हो जाएगा सर, घनत्व का SI यूनिट हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि घनत्व का SI यूनिट होता है, जबकि आपेक्षिक घनत्व का कोई SI यूनिट नहीं होता है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे,
आपसे पूछा जा रहा है कि यदि वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर डैश। आपका ऑप्शन दिया है घटेगी, दूसरा ऑप्शन है शून्य हो जाएगी, तीसरा ऑप्शन है समान बनी रहेगी और चौथा ऑप्शन है बढ़ेगी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर डैश होगी। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर पहले तो हमको ये बताओ कि ये वाष्पीकरण क्या होता है। वाष्पीकरण क्या होता है, ध्यान में रखिएगा कि वाष्पीकरण को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सर इसी को हम लोग इंग्लिश में इवोपरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इवोपरेशन कहते हैं। और सीधा सा इसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है, तो सर जल का वाष्प बनने की प्रक्रिया जो होती है, जल का वाष्प में बदलने की प्रक्रिया या वाष्प बनने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है? इवोपरेशन यानी कि वाष्पीकरण कहलाती है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि वाष्पीकरण जो है ये क्या है सर, तो सर ये आपका एक प्रकार का सतही घटना है, यानी कि सरफेस फिनोमिना है। क्यों सरफेस फिनोमिना है? तो हमेशा ध्यान में रखना है कि किसी भी जल का जो वाष्पीकरण होता है उस सिचुएशन में जल का जो ऊपरी सतह पे जल के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं उसका वाष्पीकरण होता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जल का वाष्पीकरण क्या है? एक सतही घटना है। और जल का वाष्प बनना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। ध्यान में आप ये भी रखिएगा कि जल के जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है ये किसी भी तापमान पे हो सकती है, यानी कि ये प्रत्येक तापमान पर संभव है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या है सर? प्रत्येक तापमान पर संभव है। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि वाष्पीकरण के चलते ही क्या होता है सर? ठंडक उत्पन्न होता है। आप सभी जो गर्मी में परेशान रहते हैं और पंखा के नीचे जाकर के बैठ जाते हैं और आप सभी फील करते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंडा महसूस हो रहा है, एक्चुअली आपके बॉडी से जो पसीना निकलता है, जैसे ही आप पंखा में जाते हैं तो जो पसीना है वो क्या होता है सर? वाष्पित होना शुरू हो जाता है और इसीलिए आपको क्या महसूस होता है? ठंडक महसूस होता है। और साथ ही साथ जब आप गर्मी के दिनों में घड़ा में यानी कि मिट्टी के बर्तन में जब पानी रखते हैं तो वो पानी भी आपको क्या महसूस होता है? ठंडा महसूस होता है, या पानी आपका ठंडा रहता है। किसकी वजह से? तो सर वहाँ भी क्या हो रहा होता है? जल का वाष्पीकरण हो रहा होता है। मेरे मित्र साथ ही आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि वाष्पीकरण की जो घटना है इसको प्रभावित भी करती है। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो पहला ध्यान में रखिएगा कि वाष्पीकरण की घटना हवा के वेग से प्रभावित होती है। किससे प्रभावित होती है सर? हवा के वेग से प्रभावित होती है। साथ ही साथ सतही क्षेत्रफल से भी प्रभावित होती है, साथ ही साथ आर्द्रता से प्रभावित होती है, और फिर तापमान भी क्या करता है सर? इसको अफेक्ट करता है। और फिर साथ ही साथ जो द्रव का प्रकृति होता है, द्रव का प्रकृति होता है उससे भी वाष्पीकरण की घटना क्या होती है सर? प्रभावित होती है। आप सभी कहेंगे कि सर ये कैसे प्रभाव डालती है? मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हवा का वेग अगर ज़्यादा होगा, हवा का वेग अगर ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण की घटना क्या होगी सर? तेजी से होगी, यानी कि वाष्पीकरण तेजी से होगी। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग सतही क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हमेशा आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर सतही क्षेत्रफल बड़ा होगा तो वाष्पीकरण क्या होगा सर? तेजी से होगा। और सतही क्षेत्रफल अगर कम होगा तो वाष्पीकरण की जो घटना है वो क्या होगा सर? स्लो होगा। आप कहेंगे इसको कैसे समझेंगे? बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि सपोज कर लीजिए कि कोई एक रुमाल है और कोई आपका एक बड़ा सा तौलिया है, दोनों को आपने धोया और दोनों को धोने के बाद एक को आपने क्या करा सर? ऐसे ही मतलब जैसे धोए उसको पूरा मोचोड़ सोचोड़ कर ऐसे रख दिए और दूसरा को आपने फैला करके रख दिया, तो दोनों में से जल्दी कौन सूखेगा? तो आप कहेंगे सर जिसको हमने फैलाया है वो सूखेगा। तो एक्चुअली जब सतही क्षेत्रफल बढ़ता है तो जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं सर? आपस में दूर दूर तक चले जाते हैं, जिसके चलते पानी के कणों के बीच में जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो कमजोर हो जाता है। और जैसे ही इसको थोड़ा सा हवा का वेग मिलता है या टेम्परेचर मिलता है, इसके कण और ज्यादा गतिज ऊर्जा में आ जाते हैं और क्या होते हैं? उसका सतह छोड़ करके चला जाता है। तो हमेशा क्या ध्यान में रखना है कि अगर सतही क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर भी क्या होगी? बढ़ेगी। नेक्स्ट है आपका आर्द्रता। आर्द्रता क्या होता है? तो मेरे मित्र आपके वायु में जो जलवाष्प की मात्रा होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि बरसात के दिनों में आपका कपड़ा जल्दी नहीं सूख पाता है। रीजन क्या होता है कि आपके एटमॉस्फेयर में जो जल की मात्रा होती है वो ज्यादा होती है, लेकिन आम दिनों में जब बरसात का मौसम नहीं रहता है तो आपका कपड़ा जल्दी सूख जाता है। रीजन क्या होता है कि एयर जो होता है वो सर क्या होता है? ड्राई होता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके वायु में जल की मात्रा रहेगी तो सर वाष्पीकरण की दर क्या होगी सर? वाष्पीकरण की दर धीरे हो जाएगी, यानी कि धीमा हो जाएगी। और अगर आपके वातावरण में यानी कि आपके वायु में जल की मात्रा नहीं रहेगी तो वाष्पीकरण क्या होगी? तेजी से होगी। तो आप सभी क्या याद रखेंगे कि आर्द्रता भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अगर आर्द्र वायु होगा तो वाष्पीकरण धीरे से होगा, जबकि अगर ड्राई एयर होगा तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होगी सर? तेजी से होगा।
नेक्स्ट है आपका तापमान। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ताप बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण भी बढ़ेगा, ताप घटाएंगे तो वाष्पीकरण भी घटेगा। आप कहेंगे कि सर द्रव का प्रकृति से क्या लेना देना है? मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है, यानी कि क्वथनांक बिंदु कम है, तो जाहिर सी बात है कि वो तेजी से वाष्पित होगा। और अगर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि उसका जो वाष्पीकरण होगा वो क्या होगा सर? देरी से होगा। तो हमेशा आपको क्या ध्यान में रखना है कि वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो किससे प्रभावित होती है? हवा के वेग से, सतही क्षेत्रफल से, आर्द्रता से, तापमान से और द्रव के प्रकृति से। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर डैश होगी। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे सर अगर वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर घटेगी। तो आप बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र रूप से किसी पिंड के गिरने पर 2 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी डैश होगी। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 39.2 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 4.9 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 19.6 मीटर और चौथा ऑप्शन है 9.8 मीटर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर किसी वस्तु को स्वतंत्र रूप से गिराया जाए तो वस्तु द्वारा 2 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी? ये चीज़ आपको बताना है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा कोई वस्तु है और इसको हम स्वतंत्र रूप से ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2 सेकंड में इस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम लोग ग्रेविटेशनल चैप्टर का क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें तय की गई दूरी क्या होती है? तो आप सभी कहेंगे सर वस्तु जितना ऊंचाई कवर करती है वही क्या होती है सर? तय की गई दूरी होती है। तो आप सीधे शब्दों में क्या कह सकते हैं? सर यहाँ पे हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वस्तु कितना ऊंचाई से गिराया जा रहा है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि जब इस वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाएगा तो ऐसा तो जरूरी नहीं है इसका वेग क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। इन्होंने कहाँ से स्टार्ट करा होगा? तो सर 0 से चलना स्टार्ट करा होगा। तो जरा सा आप ये बताओ कि आपके इस वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी इसका प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। मेरे मित्र अगर आपके क्वेश्चन में जी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो आप सभी जी का वैल्यू कितना लेंगे? आप सभी कहेंगे सर जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। अब आप सभी के मन में एक फार्मूला आ रहा होगा और वो फार्मूला क्या है सर? H इक्वल टू क्या होता है? UT प्लस हाफ GT स्क्वायर होता है। क्या होता है सर फार्मूला? H इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। ध्यान में रखिएगा यहाँ पे वस्तु ऊपर से नीचे गिर रहा है इसीलिए गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? धनात्मक होगा। लेकिन अगर वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? ऋणात्मक होगा। क्योंकि वस्तु ऊपर से नीचे गिर रहा है इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या फार्मूला लिया? H इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा आपके क्वेश्चन में U भी दिया हुआ है, T भी दिया हुआ है और आपको G भी दिया हुआ है और क्या निकालना है? H निकालना है। आप सभी कहेंगे सर बड़ा ही आसान है, अब इन सारे वैल्यू को इस फार्मूला में रखेंगे और आंसर आ जाएगा। मेरे मित्र बिल्कुल सही सोच रहे हैं। H इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे कि सर यहाँ पे प्रारंभिक वेग 0 है तो यहाँ पे अगर हम 0 रखें और समय को हम लोग 2 सेकेंड रखें तो 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। तो क्या हम लोग H इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रारंभिक वेग क्या है सर? 0 है। ध्यान दीजिएगा आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर H इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू कितना लेना है? तो सर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है और T स्क्वायर है यानी कि हमको 2 का स्क्वायर कर देना है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 2 जा कितना होता है? तो सर 4 होता है और 9.8 इंटू 2 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 8 दूना 16 और 9 दूना 18 1 19 यानी कि आपका जो वस्तु है वो कितना दूरी तय करेगा? आप सभी कहेंगे 19.6 मीटर की दूरी तय करेगा। तो आप बताइए सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है वेग समय ग्राफ, दूसरा ऑप्शन है वेग विस्थापन ग्राफ, तीसरा ऑप्शन है वेग गति ग्राफ और चौथा ऑप्शन है वेग दूरी ग्राफ। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे सर हम सबों ने बचपन से पढ़ा है कि अगर समय के साथ किसी वस्तु के वेग को ग्राफ के माध्यम से दर्शाया जाए,
अगर समय के साथ किसी वस्तु के वेग को ग्राफ के माध्यम से दर्शाया जाए तो उसको हम लोग कौन सा ग्राफ कहते हैं? तो आप सभी कहेंगे सर उसको हम लोग वेग समय ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं सर? वेग समय ग्राफ कहते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप सभी के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर वेग समय ग्राफ से हमको वस्तु का क्या पता चलता है? मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि वेग समय ग्राफ वस्तु के त्वरण के बारे में बताता है, साथ ही साथ वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन के बारे में भी बताता है। तो आप सभी को हमेशा ध्यान में रखना है कि वेग समय ग्राफ किस किस चीज को बताता है? तो वस्तु के त्वरण और विस्थापन को बताता है। साथ ही आप सभी के मन में यह भी क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर रैखिक गति में हम लोगों को कितना ग्राफ पढ़ना होता है? ध्यान में रखिएगा, मोटे तौर पे आपको 4 ग्राफ पढ़ना होता है। कौन कौन सा? तो पहला आप ध्यान में रखेंगे कि पहला आपको दूरी समय ग्राफ पढ़ना होता है। पहला आपको क्या पढ़ना होता है सर? दूरी समय ग्राफ। दूसरा आपको क्या पढ़ना होता है? तो सर दूसरा पढ़ना होता है आपको चाल समय ग्राफ। क्या पढ़ना होता है सर? चाल समय ग्राफ। और तीसरा आपको पढ़ना होता है सर विस्थापन समय ग्राफ। विस्थापन समय ग्राफ जिसको हम लोग स्थिति समय ग्राफ भी कहते हैं। और चौथा आपको पढ़ना होता है वेग समय ग्राफ। क्या पढ़ना होता है सर? वेग समय ग्राफ। ये चारों क्या है सर? ग्राफ हैं जो आपको रैखिक गति में पढ़ना होता है। ध्यान में रखिएगा कि दूरी समय ग्राफ से वस्तु का क्या पता चलता है? आप सभी कहेंगे सर दूरी समय ग्राफ से वस्तु का चाल पता चलता है। क्या पता चलता है? चाल पता चलता है। और चाल समय ग्राफ से क्या पता चलता है? तो सर चाल समय ग्राफ से वस्तु का दूरी पता चलता है। क्या पता चलता है? दूरी पता चलता है। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि विस्थापन समय ग्राफ से वस्तु का क्या पता चलता है? आप सभी कहेंगे विस्थापन समय ग्राफ से वस्तु का वेग पता चलता है। और वेग समय ग्राफ से क्या पता चलता है? तो आप कहेंगे त्वरण और विस्थापन पता चलता है। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि रैखिक गति में जो हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं उसमें समय हमेशा किस एक्सिस पे रहता है? आप सभी कहेंगे एक्स एक्सिस पे रहता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे वेग समय ग्राफ के लिए अगर एक ग्राफ ड्रॉ करें तो आप सभी कहेंगे सर ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये वाई एक्सिस हो जाएगा। तो इसमें समय कहाँ पे होगा? आप सभी कहेंगे सर समय एक्स एक्सिस पे होगा, जबकि वेग कहाँ पे होगा सर? वाई एक्सिस पे होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन। ये भी क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं होती है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है लुढ़कता हुआ पत्थर, दूसरा ऑप्शन है गिरता हुआ नारियल, तीसरा ऑप्शन है उठा हुआ हथौड़ा और चौथा ऑप्शन है गतिमान कार। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि जब हम लोग गतिज ऊर्जा की बात करते हैं तो हम सभी क्या कहते हैं? हम सभी कहते हैं कि सर किसी भी वस्तु के गति के चलते जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा कहलाती है। और गतिज ऊर्जा को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv² होता है। मेरे मित्र जब आप स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं तो आप सभी क्या कहते हैं कि सर किसी भी वस्तु की स्थिति के चलते जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पीई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए क्योंकि स्थितिज ऊर्जा को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो आप सभी पी इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं? mgh पढ़ते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं होती है? आप सभी कहेंगे सर पहला ऑप्शन दिया हुआ है लुढ़कता हुआ पत्थर। तो कोई अगर पत्थर लुढ़क रहा है तो जाहिर सी बात है पत्थर गति में होगा, इसमें तो सर गतिज ऊर्जा होगा ही होगा। दूसरा आपका ऑप्शन है गिरता हुआ नारियल। भाई मेरे नारियल आपका ऊपर से गिर रहा है तो जाहिर सी बात है कि नारियल क्या है? गति में है, तो यहाँ भी क्या होगा? गतिज ऊर्जा होगा। आपका तीसरा ऑप्शन है उठा हुआ हथौड़ा और चौथा ऑप्शन है गतिमान कार। तो आप सभी कहेंगे सर गतिमान कार है तो ये पहले से ही गति में है, जाहिर सी बात है इसमें भी गतिज ऊर्जा होगा। लेकिन किसी हथौड़ा को हम लोग उठा करके रख रहे हैं तो यहाँ पे तो हथौड़ा सिर्फ उठा करके रखा जा रहा है, इसको गति में नहीं लाया जा रहा है। तो उठा हुआ हथौड़ा जो है उसमें क्या होगा सर? उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगा। तो आप बताइए कि सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही आसान सा सवाल। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द पहले शब्द से संबंधित हैं। आपका दिया हुआ है कि आमीटर विद्युत धारा से संबंधित है तो ओम मीटर किससे संबंधित होगा? मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि आमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? आमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? आप सभी कहते हैं सर विद्युत धारा मापा जाता है। आमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? विद्युत धारा मापा जाता है। और ओम मीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? आप सभी कहेंगे कि सर ओम मीटर के द्वारा प्रतिरोध मापा जाता है। क्या मापा जाता है? प्रतिरोध मापा जाता है।
तो आप बताइए कि सीधे सीधे आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में वोल्टेज भी दिया हुआ है, तो वोल्टेज को हम लोग किससे मापते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि वोल्टेज को हम लोग किससे मापते हैं, तो वोल्ट मीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं सर, वोल्ट मीटर से मापते हैं। और आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है दाब, तो आप सबों को मालूम है कि दाब मापने के लिए हम लोग कौन सा यंत्र यूज करते हैं, आप कहेंगे बैरोमीटर का यूज करते हैं। साथ ही साथ आपके एग्जाम कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, आप सभी कहेंगे बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। आप सभी कहेंगे कि सर हमारे अगले ऑप्शन में गति भी दिया हुआ है, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि किसी भी गाड़ी के गति को मापने के लिए उसमें क्या लगा हुआ रहता है, तो सर स्पीडोमीटर लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है, स्पीडोमीटर। यानी कि गति को हम लोग किससे मापते हैं, स्पीडोमीटर से मापते हैं। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी किस यंत्र से मापा जाता है, आप सभी कहेंगे गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ओडोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, ओडोमीटर से मापा जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा ही आसान सा सवाल, और मैंने कई दफ़ा आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डैश तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है अपसरब तरंगे, दूसरा ऑप्शन है अति पराध्वनिक, तीसरा ऑप्शन है पराश्रब तरंगे, चौथा ऑप्शन है पराध्वनिक तरंगे। क्या होगा इसका आंसर। आप सभी हंसते हुए कहेंगे कि सर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आप सबों को मालूम है कि चमगादड़ के रास्ते में आने वाले बाधाओं का पता किस तरंग के थ्रू चलता है, तो आप सभी कहते हैं सर पराश्रब तरंग के थ्रू चलता है। किस तरंग के थ्रू चलता है, पराश्रब तरंग के थ्रू चलता है। और मेरे मित्र इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। क्या कहते हैं सर, अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि जरा सा ये बताओ कि पराश्रब तरंग का जो आवृत्ति रेंज होता है, आवृत्ति परिसर होता है, वो कितना होता है, आप सभी कहेंगे कि सर पराश्रब तरंग जो होते हैं वो तरंग होते हैं जिसका आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है सर, ऊपर होता है। 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है सर, ऊपर होता है। ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि जरा सा ये बताओ कि अपसरब तरंगे, जिसको हम लोग अंग्रेजी में इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड वेव कहते हैं, इसका आवृत्ति कितना होता है, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसका आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे होता है। इसका आवृत्ति क्या होता है सर, 20 हर्ट्ज से नीचे होता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जिस तरंग को या जिस ध्वनि तरंग को हम लोग सुन पाते हैं उसको क्या कहते हैं, तो आप सभी कहेंगे सर उसको हम लोग श्रव तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रव तरंगे, या अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो गुरुजी इसको अंग्रेजी में हम लोग ऑडिबल वेव कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑडिबल वेव। और श्रव तरंग का जो आवृत्ति रेंज होता है वो कितना होता है, आप सभी कहेंगे सर कई दफा याद किए हैं कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति का जो तरंग होता है, कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच का जो आवृत्ति वाला तरंग होता है वो क्या कहलाता है, तो सर श्रव तरंग कहलाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, ऑडिबल वेव कहते हैं या ऑडिबल साउंड वेव कहते हैं। आप सभी कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में पराध्वनिक भी दिया हुआ है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि पराध्वनिक जो है ये वेव नहीं होता है, ये क्या होता है सर ये किसी भी गतिशील वस्तु की चाल होती है। आप कहेंगे सर पराध्वनिक चाल क्या होती है, मेरे मित्र इसी को अंग्रेजी में हम लोग सुपरसोनिक स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक स्पीड बोलते हैं। और अगर किसी भी वस्तु की या किसी भी व्हीकल्स की गति कितनी होती है सर, तो सर मैक संख्या 1 से ज़्यादा होती है, मैक संख्या 1 से ज़्यादा होती है, तब उसकी चाल को क्या बोला जाता है, तो सर पराध्वनिक चाल बोला जाता है, सुपरसोनिक स्पीड बोला जाता है। जनरली इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो हवाई जहाज के गति को मापने के लिए करते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ही आसान सा सवाल, और मैंने कई दफ़ा आपको इसके बारे में भी बताया है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि तांबे की प्रतिरोधकता है, आपका ऑप्शन दिया हुआ है 1.69 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ओम मीटर, दूसरा ऑप्शन है 1.69 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर, तीसरा ऑप्शन है 1.69 इंटू 10 टू द पावर प्लस 8 ओम मीटर, और चौथा ऑप्शन है 1.69 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 ओम मीटर। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि तांबे की प्रतिरोधकता का मान कितना होता है,
तांबे की प्रतिरोधकता का मान कितना होता है? आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर इसका प्रतिरोधकता का मान होता है 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। कितना होता है सर? 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चांदी की प्रतिरोधकता का मान कितना होता है, चांदी की प्रतिरोधकता का मान कितना होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर चांदी की प्रतिरोधकता का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। कितना होता है सर? 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कांच की प्रतिरोधकता कितनी होती है, कांच की प्रतिरोधकता कितनी होती है, आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर कांच की प्रतिरोधकता 10⁻10 से 10⁻14 ओम मीटर तक होती है। आप सभी के माइंड में चल रहा होगा कि गुरुजी ये प्रतिरोधकता क्या है, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि प्रतिरोधकता को ही इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, तो सर इसी को इंग्लिश में स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग इंग्लिश में रेसिस्टिविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिस्टिविटी भी कहते हैं। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सभी याद करते रहते हैं कि सर रो इक्वल टू फॉर्मूला होता है RA/L। आर क्या है सर? तो ये प्रतिरोध है। ए क्या है सर? तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। एल क्या है सर? तो सर तार की लंबाई है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि प्रतिरोधकता क्या होता है, तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो सर रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि प्रतिरोधकता का SI यूनिट क्या होता है, तो गुरुजी प्रतिरोधकता का SI यूनिट ओम मीटर होता है। और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जिस चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता जितना कम होती है, जिस चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता जितना कम होती है, वो चालक पदार्थ उतना ही अच्छा चालक माना जाता है। और आप सभी इसीलिए कहते हो कि सर चांदी जो है वो उत्तम चालक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो बहुत ही कम होती है। कितना होती है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर होती है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे आप कह रहे हैं कि तांबे की प्रतिरोधकता 1.69 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर है। तो राउंड फिगर में यही चीज आपको कहीं कहीं पे कैसे लिखा हुआ मिलेगा, तो सर यही चीज आपको 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर के फॉर्म में मिलेगा। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जब आप इसको राउंड फिगर में ले जाएंगे तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर लगभग ये 1.7 के आसपास हो जाएगा। तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ही आसान सा सवाल, ये भी कई बार आपसे आपके एग्जाम में पूछा गया है। इस टाइप का प्रश्न आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डैश के कारण आकाश में तारा टिमटिमाता दिखता है। आपका ऑप्शन है वायुमंडल द्वारा प्रकाश के विवर्तन, दूसरा ऑप्शन है वायुमंडल द्वारा प्रकाश के परावर्तन, तीसरा ऑप्शन है वायुमंडल द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन, और चौथा ऑप्शन है वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब आप पृथ्वी से आकाश में देखते हो रात के समय में, तो आपको तारा टिमटिमाता हुआ मालूम पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि तारा टिमटिमाता है किसके चलते सर? तो सर तारा टिमटिमाता है वायुमंडलीय अपवर्तन के चलते। टिमटिमाता है किसके चलते सर? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के चलते। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप कहेंगे कि सर फिर ये बताओ कि जो सूर्य आपका उगते और डूबते वक्त लाल दिखाई पड़ता है, उगते और डूबते वक्त लाल दिखाई पड़ता है, ये किसके चलते होता है? तो मेरे मित्र ये प्रकाश के प्रकीर्णन के चलते होता है। किसके चलते होता है सर? प्रकाश के प्रकीर्णन के चलते होता है, या आप कह सकते हैं कि वायुमंडल में प्रकाश के स्कैटरिंग के चलते, प्रकीर्णन के चलते होता है। साथ ही आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है किसके चलते? आकाश नीला दिखाई पड़ता है किसके चलते? तो सर वायुमंडलीय प्रकीर्णन के चलते। अच्छा, प्रकीर्णन क्या होता है? आप सभी कहेंगे कि सर जब धूल कण पर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वो धूल कण प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर उसे चारों दिशाओं में बिखेर देता है, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में विवर्तन भी दिया हुआ है, और ये प्रकाश का विवर्तन क्या होता है? मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग इंग्लिश में डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं।
क्या कहते हैं? डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। भाई मेरे, आप सबों को मालूम है कि प्रकाश जब किसी प्रकाशीय स्रोत से निकलती है, मान लीजिए कि ये आपका टॉर्च है और इससे जो प्रकाश निकलेगी तो वो क्या होगा सर? आप सभी कहेंगे सर ये सीधी रेखा में गमन करेगा। मेरे मित्र, जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर रही होती है और प्रकाश के रास्ते में आप किसी भी वस्तु को रख देते हैं तो वो प्रकाश के गमन करने में क्या हो जाता है सर? अवरोध हो जाता है। तो प्रकाश की किरणों का अवरोध के किनारे पर मुड़ने की जो प्रक्रिया होती है, प्रकाश की किरणों का अवरोध के किनारे पर मुड़ने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम लोग प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आप सभी कहेंगे कि सर प्रकाश के विवर्तन की घटना से क्या देखने को मिलता है? मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, आप कह रहे सर इस टॉर्च से प्रकाश निकल रहा है, यहाँ पे हम किसी वस्तु को रख दिए, ये तो प्रकाश के गमन का क्या हो जाएगा? अवरोध हो जाएगा। इसका क्या बनेगा? आप सभी कहेंगे सर इसका तो छाया बनेगा। तो चला यही तो याद रखना था कि प्रकाश के विवर्तन की घटना से क्या होता है सर? आपका शैडो बनता है, यानी कि छाया बनता है। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में परावर्तन भी दिया हुआ है और अपवर्तन भी दिया हुआ है, तो नो डाउट आप सभी समझ रहे हैं कि प्रकाश की किरणों का किसी सतह से टकराकर लौटने की घटना परावर्तन कहलाती है। और प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो क्या हो जाता है सर? मुड़ जाती है, यानी कि बेंड हो जाती है, और इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। खैर आपके लिए जरूरी क्या है? तो सर आपके लिए जरूरी है कि तारा टिमटिमाता है किसके चलते? वायुमंडलीय अपवर्तन के चलते। सूर्य उगते और डूबते वक्त आपको लाल दिखाई पड़ता है किसके चलते? तो सर वायुमंडलीय प्रकाश के प्रकीर्णन के चलते। और अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है किसके चलते, तो आप कहेंगे सर प्रकाश के प्रकीर्णन के चलते। छाया बनता है प्रकाश के किस घटना के चलते? तो सर प्रकाश के विवर्तन के चलते। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। आपका ऑप्शन दिया हुआ है अनंत, दूसरा ऑप्शन है ऋणात्मक, तीसरा ऑप्शन है धनात्मक और चौथा ऑप्शन है शून्य। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आभासी और सीधी छवि के लिए, यहाँ पे जो बात करी जा रही है सर, आभासी और सीधी छवि, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर प्रतिबिंब जो है वो कैसा है? प्रतिबिंब जो है वो कैसा है? तो सर काल्पनिक है, और काल्पनिक प्रतिबिंब होगा तो वो कैसा होगा सर? सीधा होगा। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान क्या होता है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि पहले ये बताओ कि आवर्धन क्या होता है। भाई मेरे याद रखना, आवर्धन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आवर्धन को अंग्रेजी में मैग्निफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन कहते हैं। और हम सभी फॉर्मूला क्या लिखते हैं इसके लिए? तो आप सभी कहते हैं सर ये होता है -v/u। क्या होता है? -v/u। यहाँ पे v क्या है? तो आप कहते हैं सर v जो है ये प्रतिबिंब दूरी है। v क्या है सर? प्रतिबिंब दूरी है। और u क्या है सर? तो सर ये वस्तु दूरी है। ये क्या है सर? वस्तु दूरी है। और यहाँ पे माइनस साइन क्या बताता है? तो सर यहाँ पे माइनस साइन बताता है कि प्रतिबिंब जो है वो क्या है सर? वास्तविक है, वास्तविक है और क्या बन रहा है सर? उल्टा बन रहा है। प्रतिबिंब क्या बन रहा है सर? वास्तविक बन रहा है और साथ ही साथ उल्टा बन रहा है। मेरे मित्र आप सभी क्या देख रहे हो? आप सभी देख रहे हो कि जब आवर्धन के साइन में ऋणात्मक चिन्ह आ जाता है, जब आवर्धन में आपका ऋणात्मक चिन्ह आ जाता है, तब आप सभी क्या कहते हो कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। और अगर आपका आवर्धन m = सीधे सीधे v/u लिखा हुआ रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर यहाँ पे आवर्धन जो है वो क्या हो रहा है सर? धनात्मक हो रहा है। आवर्धन क्या है सर? धनात्मक है। और जब आपका आवर्धन धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा? तो गुरुजी प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनेगा। हमको यही चीज आपको समझाना था। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। आप सभी क्या कहेंगे कि आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन धनात्मक होना चाहिए, जबकि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए या वास्तविक और उल्टा छवि के लिए दर्पण का आवर्धन कैसा होना चाहिए? ऋणात्मक होना चाहिए। तो आप बताओ कि सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है रक्त का pH 7.4, दूसरा ऑप्शन है शुद्ध जल का pH 7.5, तीसरा ऑप्शन है सिरके का pH 2.2 और चौथा ऑप्शन है दूध का pH 6.6। इसमें से कौन सा सही मिलान नहीं है, ये चीज़ आपको बताना है।
मेरे मित्र, आप सभी ने कई बार इस चीज़ को पढ़ा होगा कि रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है। तो गुरुजी रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 होता है, जबकि जल का पीएच वैल्यू कितना होता है। तो आप सभी कहते हैं सर जल का पीएच वैल्यू 7 होता है। सिरके का पीएच वैल्यू कितना होता है। तो सर सिरके का पीएच वैल्यू 2.2 होता है। और दूध का पीएच वैल्यू कितना होता है। तो गुरुजी दूध पी करके हम लोग किसी का भी छक्का छुड़ा सकते हैं, तो दूध का पीएच वैल्यू 6.6 होता है। आप सभी से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। आप सभी कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है कि जल का पीएच वैल्यू 7.5 होता है, जबकि आप क्या बता रहे हैं कि जल का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें सही मिलान नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे कोई ये पूछे कि पीएच स्केल का खोज किसने करा था, तो आप सभी कहेंगे पीएच स्केल का खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने करा था। किसने करा था, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने करा था। पीएच स्केल पे कितना से कितना तक आपका डिजिट लिखा हुआ रहता है। आप सभी कहेंगे सर पीएच स्केल पे 0 से लेकर के 14 तक रेटिंग किया हुआ रहता है। ध्यान में रखिएगा कि पीएच स्केल में जब हम लोग 7 से कम पीएच वैल्यू की बात करते हैं तब आपका विलयन कैसा होता है। आप सभी कहेंगे सर अम्लीय होता है। और अगर हम लोग पीएच स्केल में 7 से ज़्यादा पीएच वैल्यू की बात करते हैं, 7 से ज़्यादा पीएच वैल्यू की बात करते हैं, तब आपका जो विलयन होता है वो कैसा होता है। आप सभी कहेंगे सर भस्मिक होता है, यानी कि बेसिक होता है। और अगर किसकी बात करी जाए, पीएच वैल्यू पे सिर्फ और सिर्फ 7 की बात करी जाए, यानी कि अगर किसी विलयन का पीएच वैल्यू 7 है तो वो आपका विलयन कौन सा होगा, आप सभी कहेंगे उदासीन विलयन होगा। जैसे कि आप सभी क्या देख रहे हैं कि जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, तो जल आपका क्या है सर, उदासीन है, न्यूट्रल है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है सल्फर ट्राइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या होगा इसका आंसर। आप सभी कहेंगे कि सर पहले तो ये बताओ हमको कि ऑक्साइड क्या होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि केमिस्ट्री में जब हम लोग ऑक्साइड की बात करते हैं तो सीधे सीधे क्या कहते हैं, हम लोग सीधे सीधे कहते हैं कि किसी भी धातु या अधातु के साथ जब ऑक्सीजन जुट जाता है तो धातु या अधातु ऑक्सीजन के जुटने के साथ ही क्या बना लेता है, उसका ऑक्साइड बना लेता है। यानी कि ऑक्साइड आपका कब बनेगा, तो सर जब ऑक्सीजन जुटेगा, यानी कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगी। आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि गुरुजी ऑक्साइड कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन कौन सा, तो पहला आप ध्यान में रखेंगे कि पहला आपका होता है अम्लीय ऑक्साइड, दूसरा होता है आपका क्षारीय ऑक्साइड, तीसरा होता है आपका उदासीन ऑक्साइड और चौथा होता है आपका उभयधर्मी ऑक्साइड। चौथा क्या होता है सर, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सर इसी को हम लोग इंग्लिश में एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उदासीन ऑक्साइड को इंग्लिश में न्यूट्रल ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड को इंग्लिश में हम लोग बेसिक ऑक्साइड कहते हैं और अम्लीय ऑक्साइड को हम लोग इंग्लिश में एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं। आप सभी कहेंगे कि सर अम्लीय ऑक्साइड किसको बोलेंगे, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर अधातु ऑक्सीजन के साथ जुट रहा है, कौन जुट रहा है सर, अधातु ऑक्सीजन के साथ जुट रहा है, तब आपको कौन सा ऑक्साइड मिलेगा, अम्लीय ऑक्साइड मिलेगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि सर अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, तो सर अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो आपके ऑप्शन में जो सल्फर डाइऑक्साइड है और फिर जो आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये सब के सब क्या है सर, अधातु के ऑक्साइड है। इसकी प्रकृति कैसी होगी, आप कहेंगे सर अम्लीय होगी। नेक्स्ट ध्यान में रखेंगे कि जो आपका क्षारीय ऑक्साइड होता है वो किसका ऑक्साइड होता है, तो सर धातु अगर ऑक्सीजन के साथ जुटता है, धातु अगर ऑक्सीजन के साथ जुटता है तब जो आपका ऑक्साइड बनता है वो कैसा होता है, तो सर क्षारीय प्रकृति वाला होता है। या सीधे तौर पे आप ये भी कह सकते हैं कि सर धातु के जो ऑक्साइड होते हैं उसका नेचर कैसा होता है, सर क्षारीय होता है, बेसिक होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि अम्लीय और क्षारीय ऑक्साइड को छोड़ करके कुछ ऐसे भी एक्सेप्शन हैं, अपवाद हैं, जो किस में आते हैं सर, उदासीन ऑक्साइड में आते हैं। यानी कि उसका प्रकृति ना तो अम्ल जैसा होता है और ना ही किसके जैसा होता है सर, क्षार के जैसा होता है। और इसका एग्जाम्पल कौन हो जाता है, तो सर इसका एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है। क्या हो जाता है सर, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है। साथ ही साथ जो लाफिंग गैस है जिसका फॉर्मूला N2O होता है, जिसको आप नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हो, ये भी क्या है सर, तो सर ये
उदासीन ऑक्साइड है, यानी कि ये ना तो अम्लीय प्रकृति के होते हैं और ना ही क्षारीय प्रकृति के होते हैं। आप सभी कहेंगे कि सर ये बताओ उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि वैसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों की प्रकृति को शो करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और आपके ग्रुप डी एग्जाम में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि Al2O3 निम्नलिखित में से किस प्रकार का ऑक्साइड है। आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे सर Al2O3 यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो किस प्रकार का ऑक्साइड है। आप कहेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में अगर आपको और ज्यादा जानना है तो वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है या मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जा करके देख। बहरहाल आप सभी क्या याद रखेंगे, आप सभी याद रखेंगे कि अम्लीय ऑक्साइड वो होते हैं जो अधातु के होते हैं, क्षारीय ऑक्साइड वो होते हैं जो धातु के होते हैं, उदासीन ऑक्साइड वे होते हैं जो ना तो अम्ल का प्रकृति शो करते हैं और ना ही क्षार का प्रकृति शो करते हैं, और उभयधर्मी ऑक्साइड वे होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों का प्रॉपर्टी शो करते हैं। हालांकि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है। आपका पहला ऑप्शन क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे सर ये तो उदासीन ऑक्साइड होते हैं। दूसरा आपका ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर क्या है सर, अधातु है, और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो जो आपका सल्फर ऑक्साइड है और जो आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड है और जो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये सब के सब अधातु के ऑक्साइड हैं। इसका प्रकृति क्या होगा सर, अम्लीय होगा। जबकि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रकृति कैसा होगा, उदासीन होगा। आप सभी क्या कहेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड अम्लीय नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा गुरुजी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 2 6, दूसरा ऑप्शन है 2 4 2, तीसरा ऑप्शन है 4 4 और चौथा ऑप्शन है 4 2 2। आप सभी कहेंगे कि सर पहले ये बताओ कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या होता है मेरे मित्र, इसका सीधा सा मतलब होता है क्या सर, कि किसी भी परमाणु के अलग अलग कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं, और इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे कि व्हाट डिड यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल ऑफ अ एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब क्या हुआ कि किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो सुव्यवस्थित तरीका होता है या इलेक्ट्रॉन भरने की जो सुव्यवस्थित तरीका होती है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। ध्यान में रखिएगा कि किसी भी तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलता है ये दो आधार पे निकलता है। पहला तो आपको कक्षा के आधार पे निकलता है यानी कि सेल के आधार पे निकलता है, और दूसरा आपको कैसे निकलता है, तो सर उप कक्षा के आधार पर निकलता है। आप कहेंगे सर हम लोग कैसे समझेंगे, तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उप कक्षा के आधार पर दिया हुआ रहेगा तो उसमें SPDF इसका जिक्र होगा, जबकि कक्षा के आधार पर दिया हुआ रहेगा तो SPDF का जिक्र नहीं होगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। आपका जो ऑप्शन दिया है उसमें कहीं भी SPDF का जिक्र नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जा रहा है वो किसके आधार पर पूछा जा रहा है, आप सभी कहेंगे सर कक्षा के आधार पर पूछा जा रहा है। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि किसी भी परमाणु के एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, आप सभी कहेंगे सर 2n² रह सकता है। और मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया भी था कि पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो सर पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, और दूसरे कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो आप सभी कहते हैं सर दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 8 है। तो भाई मेरे आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है सर, 8, क्योंकि परमाणु क्रमांक के बराबर ही क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होता है। अब इसी 8 इलेक्ट्रॉन को आपको पहले और दूसरे कक्षा में क्या करना है, अरेंज करना है। आप सभी कहेंगे कि सर पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, और दूसरे कक्षा में कितना जाएगा, आप कहेंगे कि सर जाना तो चाहिए 8, लेकिन हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन ही 8 हैं और 2 हम पहले कक्षा में भर ही दे रहे हैं, तो दूसरे कक्षा में कितना जाएगा, आप सभी कहेंगे सर 6 जाएगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर कक्षा के आधार पे 2 और 6 हो जाएगा। तो आप बताइए सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन।
आपसे पूछा जा रहा है कि डैश सबसे नमनीय तन्नशील धातु है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है पीएच। पीएच आपका कोई भी तत्व नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है आपका एयू, तीसरा ऑप्शन है एजी और चौथा ऑप्शन है सी यानी कि कार्बन। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा सबसे नमनीय या फिर क्या दिया हुआ है सर, तन्नशील धातु है। तन्नशील धातु है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर पहले ये बताओ कि ये नमनीय और तन्नशील का क्या मतलब हुआ। इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं सर, डक्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं सर? डक्टाइल कहते हैं, या और ज़्यादा हम लोग शुद्ध प्रोनाउंसिएशन में डक्टिलिटी कहते हैं। अच्छा ध्यान में रखिएगा कि ये जो नमनीय और तन्नशील है यानी कि डक्टिलिटी है, ये हर एक धातु का क्या होता है, एक गुण होता है, प्रॉपर्टीज होता है। और ये गुण क्या कहता है? ये गुण कहता है कि धातुओं को खींच करके किस में बदला जा सकता है सर, लंबा तार में बदला जा सकता है। धातुओं को खींच करके लंबा तार में बदला जा सकता है। धातु के इस गुण को क्या कहा जाता है? डक्टिलिटी या फिर तन्नशीलता कहा जाता है। और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि सबसे ज़्यादा डक्टाइल एलिमेंट आपका कौन सा होता है? आप सभी कहेंगे सर सोना होता है, और इसके बाद कौन होता है? तो चांदी होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय धातु कौन सा होता है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो सर इसको हम लोग अंग्रेजी में मेलेबल कहते हैं, या फिर इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मेलेबिलिटी कहते हैं। ये होता क्या है? तो धातुओं को पीट करके पतला चादर में बदल देना क्या कहलाता है सर? आघात वर्धनीयता कहलाता है। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि मोस्ट मेलेबल एलिमेंट कौन सा है, तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर मोस्ट मेलेबल एलिमेंट भी सोना ही है, और सोना के बाद कौन सा है? तो सर चांदी ही है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मोस्ट डक्टाइल और मोस्ट मेलेबल एलिमेंट कौन सा होता है, आप कहेंगे सोना होता है, और सोना के बाद कौन होता है? चांदी होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं। आपका ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन, दूसरा ऑप्शन है आयोडीन, तीसरा ऑप्शन है लोहा और चौथा ऑप्शन है फ्लोरीन। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें से किस तत्व को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके सिंबल में 2 लेटर का जरूरत पड़ता है, 2 अक्षर का जरूरत पड़ता है। आप सभी कहेंगे कि सर हमारा जो कार्बन दिया हुआ है, तो कार्बन को हम लोग किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारा जो ऑप्शन में आयोडीन दिया हुआ है, आयोडीन को हम लोग किस से रिप्रेजेंट करते हैं? तो सर आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारा जो ऑप्शन में लोहा दिया हुआ है, तो लोहा को हम लोग किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि लोहा का जो सिंबल है वो लोहा के लैटिन नेम फेरस से लिया गया है, इसीलिए लोहा का सिंबल हम लोग क्या लिखते हैं? एफ लिखते हैं। और फिर जो हमारे ऑप्शन में फ्लोरीन है, हमारे ऑप्शन में जो फ्लोरीन है, इसका सिंबल क्या होता है? एफ होता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल है। आप सभी देख रहे हैं कि कार्बन, आयोडीन और फ्लोरीन में प्रतीक के लिए सिर्फ एक ही अक्षर शामिल है, जबकि लोहा के सिंबल में कितने अक्षर शामिल हैं? तो सर 2 अक्षर शामिल हैं। तो आप बताइए कि सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, ये सभी जो आप सिंबल देख रहे हैं, ये सब क्या है सर? तत्वों का आधुनिक सिंबल है, यानी कि तत्वों का आधुनिक प्रतीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि तत्वों के आधुनिक प्रतीक का खोज किसने करा था, तत्वों के आधुनिक प्रतीक का खोज किसने करा था, आप सभी क्या कहेंगे? जे बर्जीलियस ने करा था। किसने करा था सर? जे बर्जीलियस ने करा था। इसका पूरा नाम क्या होता है? तो सर इसका पूरा नाम होता है जैकब बर्जीलियस। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक तत्व 2882 की इलेक्ट्रॉनिक समाकृति के साथ आवर्त में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में यह डैश आवर्त है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 12, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 10 और चौथा ऑप्शन है 3। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882 है, तो आवर्त सारणी के किस आवर्त में ये तत्व मिलेगा, ये चीज़ आपको बताना है। मेरे मित्र आप सभी क्या देख रहे हैं? आप सभी देख रहे हैं कि सर ये जो तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है, इसमें कहीं भी SPDF का यूज नहीं किया गया है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये किस आधार पे है? आप सभी कहेंगे सर कक्षा के आधार पे।
किस आधार पे है? कक्षा के आधार पे। साथ ही आप सभी कहेंगे कि सर यहाँ पे हमको देखने से ये पता चल रहा है कि ये जो हमारा 2 है सर ये क्या है सर? तो पहले कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है। ये जो 8 है ये दूसरे कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, और ये 8 तीसरे कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, और ये जो 2 है ये चौथे कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है। यानी कि जिस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जा रही है उसमें टोटल कक्षाएं कितनी हैं? आप सभी कहेंगे सर इसमें टोटल कक्षाएं 4 है। कितनी है सर? 4 है। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखिएगा कि किसी तत्व की जितनी कक्षा संख्या होती है वो तत्व उतनी ही आवर्त में पाया जाता है। यानी कि अगर इस तत्व की कक्षा संख्या 4 है, यानी कि इसमें 4 कक्षा मौजूद है, तो ये आपके आवर्त सारणी के किस आवर्त में मिलेगा? आप सभी कहेंगे कि सर ये चौथे आवर्त में मिलेगा। किस आवर्त में मिलेगा? चौथे आवर्त में मिलेगा। अगर किसी तत्व में कितना कक्षा हो? 3 कक्षा हो, तो वो किस आवर्त में मिलेगा? आप कहेंगे सर तीसरे आवर्त में मिलेगा। अगर किसी तत्व में 2 कक्षा हो तो वो कितने आवर्त में मिलेगा? तो सर दूसरे आवर्त में मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तत्व की जितनी कक्षा संख्या होती है आवर्त सारणी में वो अपने कक्षा संख्या के बराबर के आवर्त में क्या होता है? पाया जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है HPO4, दूसरा ऑप्शन है H3PO4, तीसरा ऑप्शन है H3PO3 और चौथा ऑप्शन है H2PO4। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर फास्फोरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? आप सभी कहेंगे गुरुजी H3PO4 होता है। क्या होता है सर? H3PO4 होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप सभी के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमारे पहले ऑप्शन में भी कुछ रासायनिक सूत्र दिए हुए हैं, तो उसका क्या नाम होता है? तो ध्यान में रखिएगा कि आपका जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है HPO4, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो सर इसको हम लोग हाइड्रोजन फॉस्फेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो आप सभी कहेंगे HPO4 को हम लोग हाइड्रोजन फॉस्फेट के नाम से जानते हैं। आप कहेंगे कि सर हमारे अगले ऑप्शन में H3PO3 दिया हुआ है, H3PO3 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो सर इसको हम लोग फास्फोरस एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? इसको हम लोग फास्फोरस एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पे आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जब आपसे ये पूछा जाए कि फास्फोरस एसिड का फार्मूला क्या होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे? H3PO3 होता है। और जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फास्फोरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, आप सभी कहेंगे H3PO4 होता है। आप कहेंगे कि सर हमारे अगले ऑप्शन में H2PO4 भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सर? H2PO4। तो सर इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मेरे मित्र आप सभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे HPO4 को आप क्या कह रहे हैं? हाइड्रोजन फॉस्फेट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं सर? हाइड्रोजन फॉस्फेट। लेकिन यहाँ पे क्या है सर? 2 हाइड्रोजन है, यानी कि H2PO4 है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो सर इसको हम लोग डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट बोलते हैं। तो ये फार्मूला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसका भी ख्याल रखिएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि 4 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यानी कि इलेक्ट्रो नकारात्मक होगा। आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है फास्फोरस, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है एल्युमिनियम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 दिया हुआ है। और आपका तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है क्लोरीन, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 दिया हुआ है। और चौथा ऑप्शन है आपका सल्फर, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 दिया हुआ है। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन चारों में से किसको इलेक्ट्रो नकारात्मक बोला जाता है? इलेक्ट्रो नकारात्मक बोला जाता है। ध्यान में रखिएगा, इसी को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो सर इसी को हम लोग अंग्रेजी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और आप सबों को मालूम है कि आपके जितने भी आवर्त सारणी में तत्व हैं, उन सारे तत्वों में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपको आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व मिलते हैं? आप सभी कहते हैं कि सर हमारा आवर्त सारणी का जो वर्ग 17 का तत्व है, जिसको हम लोग हैलोजन ग्रुप बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। ये क्या होते हैं सर? इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, यानी कि विद्युत रूप से ऋणात्मक होते हैं। या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो नकारात्मक कहते हैं।
मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि आपके वर्ग 17 में कौन कौन से एलिमेंट मिलते हैं, तो आप सभी कहते हैं सर फ्लोरीन मिलता है, क्लोरीन मिलता है, ब्रोमीन मिलता है, आयोडीन मिलता है। ये सब के सब क्या है सर ये सब के सब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, यानी कि विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं। तो आप देखिए कि आपके ऑप्शन में कहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, आप सभी कहेंगे कि सर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है उसमें किसकी बात की जा रही है, क्लोरीन की बात की जा रही है। तो हमारे इस चारों ऑप्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, आप कहेंगे सर क्लोरीन होगा, यानी कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, तो सर इसको हम लोग हैलोजन तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हैलोजन तत्व भी कहते हैं, और इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में हैलो तत्व के नाम से भी जानते हैं, हैलो तत्व के नाम से भी जानते हैं। और आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व होते हैं, आप सभी कहेंगे वर्ग 17 के तत्व होते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि पादप उत्तक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, डैश और डैश। आपका ऑप्शन दिया हुआ है अस्थायी उत्तक, जटिल अस्थायी उत्तक। दूसरा ऑप्शन है विभोज्योत्तक उत्तक, सरल अस्थायी उत्तक। तीसरा आपका ऑप्शन है विभोज्योत्तक उत्तक, अस्थायी उत्तक। और चौथा ऑप्शन है सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक। क्या होगा इसका आंसर, मेरे मित्र मैंने इस क्वेश्चन को पीछे के सेट में भी आपको बताया है। और हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो प्लांट टिश्यू होते हैं, जो आपका प्लांट टिश्यू होता है, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हो, तो सर पादप उत्तक कहते हो, ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, तो पहला होता है आपका विभोज्योत्तक उत्तक। क्या होता है सर, विभोज्योत्तक उत्तक, जिसको अंग्रेजी में आप क्या कहते हो, मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हो। और दूसरा होता है आपका अस्थायी उत्तक, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हो, तो सर परमानेंट टिश्यू कहते हो। साथ ही आप सभी मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में क्या कहते हैं, विभोज्योत्तक उत्तक के बारे में क्या कहते हैं, आप सभी कहते हैं कि सर ये इमेच्योर टिश्यू होता है, यानी कि ये जो आपका टिश्यू है ये पूरी तरह से परिपक्व नहीं होता है। साथ ही विभोज्योत्तक उत्तक में क्या होती है सर, कोशिका विभाजन करने की क्षमता होती है। जबकि जब हम लोग अस्थायी उत्तक यानी कि परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं तो हम सभी क्या कहते हैं कि सर जो विभोज्योत्तक उत्तक में या जिस विभोज्योत्तक उत्तक में कोशिका विभाजन करने की क्षमता खत्म हो जाती है वो किस में बदल जाता है, अस्थायी उत्तक में बदल जाता है, परमानेंट टिश्यू में बदल जाता है। और जो परमानेंट टिश्यू होता है ये क्या होता है सर, पूरी तरह से मैच्योर टिश्यू होता है। साथ ही आप सभी ये भी कहते हैं कि जो विभोज्योत्तक उत्तक होता है इसके भी 3 टाइप होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। साथ ही जो आपका अस्थायी उत्तक होता है ये भी 2 प्रकार में बटा होता है, पहला होता है आपका सरल अस्थायी उत्तक और दूसरा होता है आपका जटिल अस्थायी उत्तक। तो आप सभी जो एस्केलेनकाइमा, कोलेनकाइमा और पेरेनकाइमा के बारे में पढ़ते हैं वो क्या है सर, तो सर प्लांट के सरल अस्थायी उत्तक हैं। और जो आप सभी जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ते हैं वो क्या है सर, तो प्लांट के जटिल अस्थायी उत्तक हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पादप उत्तक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, डैश और डैश। आप सभी क्या कहेंगे, विभोज्योत्तक उत्तक और अस्थायी उत्तक। यानी कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है एनिमेलिया, दूसरा ऑप्शन है प्लांटी, तीसरा ऑप्शन है मोनेरा और चौथा ऑप्शन है प्रोटिस्टा। क्या होगा इसका आंसर, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणी को किस श्रेणी में रखा जाता है। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि जंतु और पादप में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है, तो आप सभी कहते हैं कि सर जंतु का जो कोशिका होता है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, सेल वॉल नहीं पाया जाता है। जबकि प्लांट का जो सेल होता है इसमें क्या पाया जाता है सर, कोशिका भित्ति पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि बिना कोशिका भित्ति वाले यानी कि जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है वैसे बहुकोशिकीय प्राणी को हम लोग क्या कहते हैं। आप सभी कहेंगे कि सर जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है उसको हम लोग एनिमेलिया के कैटेगरीज में रखते हैं, यानी कि जंतु जगत के कैटेगरीज में रखते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ध्यान में रखिएगा कि जिस किसी भी जीव में कोशिका भित्ति पाई जाती है उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, तो सर उसको हम लोग प्लांटी के कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि पादप जगत के कैटेगरी में रखते हैं। आप सभी कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में तो मोनेरा का भी जिक्र किया गया है और प्रोटिस्टा का भी जिक्र किया गया है, तो सर मोनेरा और प्रोटिस्टा में कौन आएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जो आप आर्कीबैक्टीरियम
बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, वो किस में आ जाता है सर? मोनेरा में आ जाता है। तो आप सभी से अगर कोई ये पूछेगा कि मोनेरा का एग्जाम्पल क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? आर्कीबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया ये किसके एग्जाम्पल हैं? तो मोनेरा के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है सर? मोनेरा के एग्जाम्पल है। और अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि पादप जगत और जंतु जगत दोनों के बीच में जो रहने वाला जीव यूग्लिना है वो किसके अंतर्गत आता है? आप सभी कहेंगे कि सर यूग्लिना जो है वो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है सर? प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। अच्छा, इसको हम लोग पादप जगत और जंतु जगत के बीच का जीव क्यों कहते हैं सर? इसीलिए कहते हैं कि जब इसको सनलाइट मिलती है तो ये क्या करता है सर? फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बना लेता है, या फिर जब इसको सनलाइट नहीं मिलता है तो ये दूसरे जीव से भी क्या करता है? अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। इसीलिए हम लोग यूग्लिना को क्या कहते हैं? तो सर पादप जगत और जंतु जगत के बीच का जीव कहते हैं, जो आपका किस वर्ग के अंतर्गत आता है? आप कहेंगे प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश का शरीर कोशिका की 2 परतों से बना होता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है सिलेंट्रेट, नेमोटोडा, तीसरा ऑप्शन है एनिलिडा और चौथा ऑप्शन है प्लेटीहेलमिन्थाइस। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि डैश का शरीर कोशिका की 2 परतों से बना होता है, तो वो आपका जीव कौन सा होता है? तो सर सिलेंट्रेटा जो होता है, जो आपका सिलेंट्रेटा होता है, इसका जो बॉडी होता है ये किससे बना होता है सर? कोशिका के 2 परतों से बना होता है। और उस 2 परत को हम लोग क्या कहते हैं सर? एक को हम लोग बाह्य परत कहते हैं और दूसरा को हम लोग क्या कहते हैं सर? आंतरिक परत कहते हैं। दूसरा को हम लोग क्या कहते हैं? आंतरिक परत कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि सिलेंट्रेटा का जो बाह्य परत होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर बाह्य परत को हम लोग एक्टोडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं सर? एक्टोडर्म कहते हैं। और सिलेंट्रेटा का जो आंतरिक स्तर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग एंडोडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोडर्म कहते हैं। तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो सिलेंट्रेटा वर्ग के जीव होते हैं उसका जो शरीर होता है वो कोशिकाओं के 2 परत से बना होता है, जिसमें बाह्य परत क्या कहलाता है? एक्टोडर्म कहलाता है, और जो आंतरिक परत होता है वो क्या कहलाता है? एंडोडर्म कहलाता है। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप सभी के मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि गुरुजी हमारे अगले ऑप्शन में नेमोटोडा भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि आप सभी क्या पढ़ते हैं कि गोलकृमि किसका उदाहरण है? आप कहेंगे गोलकृमि जो है वो नेमोटोडा का उदाहरण है। किसका उदाहरण है सर? नेमोटोडा का उदाहरण है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में एनिलिडा भी दिया हुआ है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से एनिलिडा का उदाहरण है। आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि केचुआ और जो जोंक होता है ये किसका उदाहरण होता है सर? एनिलिडा का उदाहरण होता है। साथ ही आप सभी कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में प्लेटीहेलमिन्थाइस भी है। प्लेटीहेलमिन्थाइस भी है। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, इसके अंतर्गत आपका प्लेनेरिया आ जाता है। कौन आ जाता है? प्लेनेरिया आ जाता है। ये उदाहरण भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, बड़ा ही आसान सा सवाल और एज अ स्टैटिक जीके के रूप में इसको याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी डैश है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में जो जंगली जीव पाए जाते हैं उसमें उड़न लोमड़ी किसको बोला जाता है, या उड़न लोमड़ी क्या है? हमेशा ध्यान में रखिएगा कि उड़न लोमड़ी जो है वो एक चमगादड़ है सर। क्या है सर? एक चमगादड़ है, और ये बहुत ही बड़ा चमगादड़ है जिसका शेप और साइज कैसा दिखता है सर? तो लोमड़ी की तरह दिखता है। तो आप बताइए कि सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, बड़ा ही आसान सा सवाल। क्या पूछा जा रहा है कि पित्त के कार्य को डैश कहा जाता है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है पाइसीकरण, अनचयन, ऑक्सीकरण, निस्तापन। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर पित्त का कार्य क्या होता है? तो सर पित्त का कार्य होता है पाइसीकरण करना। क्या करना सर? पाइसीकरण करना। बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे कि गुरुजी ये पाइसीकरण क्या होता है? तो हमेशा ध्यान में रखिएगा और सरल शब्दों में ध्यान में रखिएगा कि वसा का पाचन क्या कहलाता है सर? वसा का पाचन क्या कहलाता है? तो सर वसा का पाचन पाइसीकरण कहलाता है। और वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? तो सर पित्त रस द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पित्त रस द्वारा होता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाइल जूस कहते हैं। क्या कहते हैं सर? बाइल जूस कहते हैं। तो
तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर ये पितरस कहाँ से निकलता है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि पितरस जो है वो यकृत से निकलता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पितरस कहाँ से स्रावित होती है, आप सभी क्या कहेंगे, यकृत से स्रावित होती है, लीवर से स्रावित होती है। आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पितरस का संचयन कहाँ पे होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि पितरस का संचयन यानी कि पितरस आपका स्टोर कहाँ पे होता है, तो सर पित्ताशय में होता है। कहाँ पे होता है, पित्ताशय में, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, गोल ब्लैडर कहते हैं। क्या कहते हैं सर, गोल ब्लैडर कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है प्लेटेलेट, WBC, प्लाज्मा, RBC। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर हमारे रक्त के RBC में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ जाता है हमारे पूरे शरीर में, तो सर इसी हीमोग्लोबिन के साथ जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जब ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन मिल जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन मिल जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। आप सभी कहते हैं कि सर RBC में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को हमारे शरीर के हर एक भाग में पहुंचाता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आप सभी कहेंगे RBC ऑक्सीजन का क्या करता है, परिवहन करता है। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर हीमोग्लोबिन में क्या रहता है जो ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेता है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, हीमोग्लोबिन में आपका लोहा रहता है, Fe रहता है, जो क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ बांध करके क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, आपके बॉडी के हर एक भाग में पहुंचता है। आप सभी कहेंगे कि सर RBC का फुल फॉर्म क्या होता है। नो डाउट आप सबों को मालूम है कि RBC का फुल फॉर्म रेड ब्लड कर्पसेल्स होता है। आप कहेंगे सर WBC का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाइट ब्लड कर्पसेल्स होता है। और आपके बॉडी का सैनिक किसको बोला जाता है, WBC को बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये एंटीबॉडी के निर्माण में क्या होता है सर, सहायक होता है। साथ ही साथ आपके ब्लड के थक्का बनने में कौन सहायक होता है, तो सर प्लेटेलेट सहायक होता है। साथ ही साथ आप सभी कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में प्लाज्मा भी दिया हुआ है, तो ये प्लाज्मा क्या होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जो आपका ब्लड है ये दो चीज से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा चीज, तो सर पहला होता है प्लाज्मा। पहला क्या होता है सर, प्लाज्मा, जो कि आपके ब्लड में कितना परसेंट रहता है, 55% रहता है। और दूसरा होता है आपका ब्लड कर्पसेल्स। दूसरा क्या होता है सर, ब्लड कर्पसेल्स, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो सर इसको हम लोग हिंदी में रक्त कणिका कहते हैं। और रक्त कणिका कौन कौन सा है, तो जो आप RBC WBC इन सब की बात कर रहे हो, ये सब के सब क्या है सर, ब्लड कर्पसेल्स है। और ब्लड कर्पसेल्स ब्लड में कितना रहता है, तो सर 45% रहता है। कितना रहता है, 45% रहता है। ध्यान में रखिएगा कि आपका जो प्लाज्मा है इसमें क्या रहता है सर, 90% तक जल रहता है, वाटर रहता है। और शेष जो आपका 10% होता है उसमें क्या रहता है, प्रोटीन रहता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे डैश कहते हैं। आपका ऑप्शन दिया हुआ है डिंब वाहिनी, दूसरा ऑप्शन है मूत्र वाहिनी, और तीसरा ऑप्शन है मूत्र मार्ग, और चौथा ऑप्शन है शुक्र वाहिका। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पुरुषों में मूत्र और वीर्य दोनों को बाहर ले जाने वाला एक ही कॉमन मार्ग होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, मूत्र मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। और इसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, यूरेथ्रा बोला जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप कहेंगे कि सर हमारे पहले ऑप्शन में डिंब वाहिनी दिया हुआ है, तो डिंब वाहिनी का मतलब क्या होता है, तो सर एग को ले जाने वाला जो ट्यूब होता है उसको क्या बोला जाता है, डिंब वाहिनी बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। और ये आपको कहाँ मिलता है, तो सर महिलाओं के शरीर में मिलता है। नेक्स्ट आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में मूत्र वाहिनी भी दिया हुआ है, तो मूत्र को ले जाने वाला जो ट्यूब
ट्यूब होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मूत्र वाहिनी कहते हैं। आप कहेंगे सर शुक्र वाहिका भी दिया हुआ है, सर इसी को इंग्लिश में हम लोग वैस डिफरेंस कहते हैं। और आपके अधिवृषण से जो स्पर्म बाहर आता है वो किसके थ्रू आता है, तो सर शुक्र वाहिका यानी कि वैस डिफरेंस के थ्रू आता है। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सारे को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप उसका जवाब 100% दे पाएंगे। साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।